अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो आज की वीडियो का सवाल जो है ये 129 नंबर से शुरू करते हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के जो MCQs हमने शुरू किए हैं इलेक्शन ऑफिसर के लिए या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उसकी वीडियो आज की वीडियो हम 129 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में ये पूछ रहे हैं, द ऑफिसर बैरियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल shall be elected periodically provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections। किसी भी इलेक्शन पार्टी का जो बैरियर होता है, ऑफिस चलाने वाला होता है, यानी मीन्स उसका सेलेक्टेड उम्मीदवार जो होता है, जीता हुआ उम्मीदवार जो है, चाहे वो फेडरल के लिए हो, प्रोविंशियल के लिए या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए हो, वो किसी भी दो इलेक्शन के बीच सिर्फ 5 साल के लिए तैनात किया जा सकता है। और ये सारा कुछ सेक्शन 208 की तहत डील होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 130 में ये पूछ रहे, इफ़ एन एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कोई भी पार्टी अगर इस एक्ट की प्रोविज़न में नाकामी का मुजाहरा करे, इस एक्ट को फॉलो ना करे, इट विल बी डिसइंटाइटल्ड फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल, तो उनको सैम्बल अलॉट नहीं किया जाएगा इलेक्शन के लिए। और ये सेक्शन 390 ये सेक्शन 215 ये इसके तहत डील किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 131 में ये पूछ रहे, सिंबल एलोकेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट शुड बी विजिबली डिफरेंट। किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को जो सिंबल अलॉट किया जाता हो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ताकि फ़र्क हो सके दो कैंडिडेट के सिंबल्स के बीच। और ये सारा कुछ सेक्शन 217 के तहत डील होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 132 में ये पूछा, पॉलिटिकल पार्टी शेल सबमिट टू ECP एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड लिस्ट डोनर हु हैव डोनेटेड। किसी भी पार्टी को चाहे कहीं से भी फंडिंग हुई हो जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, उसकी डिटेल जो है अपनी ECP को देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पार्टियाँ ऐसे हैं कि जिनमें मालदार लोग होते हैं, अपने पार्टी को डोनेशन करते हैं। बाज़ लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख डोनेशन कर देते हैं अपनी पार्टी को, चूँकि उसी की पार्टी होती है, मोहब्बत करते हैं अपनी पार्टी से, अपने क़ायद से मोहब्बत करते हैं, तो डोनेशन दे देते हैं। तो चाहे वो किसी फ़र्द ने देनी हो या किसी और ने देनी हो, 1 लाख से अबाउट डोनेशन अगर आपने किसी को की है, स्पेशली अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनकी वो बाकायदा सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ECP को देना होता है, ECP को इन्फॉर्म करना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इन्फॉर्म करना होता है। बाकायदा उसका नाम उसमें होना चाहिए कि किसने दी है और क्यों दी है, वजह सारे कुछ होना चाहिए। अभी अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग का जो मसला चल रहा है PTI का, तो ये सारा कुछ उसके ज़मरे में आता है। तो आपने इस एक्ट को फॉलो करके वो सारा कुछ करना होता है। और ये कौन सा सेक्शन कह रहा है, ये सेक्शन 211 के तहत डील होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 133 को अगर आप देखिए, द ECP में इन कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टेड कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट एंड पोलिंग एजेंट। द कमीशन में ऑल्सो फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्क्रूटनी पर्सन। जिस तरह कमीशन मशवरा करती है किसी भी चीज़ के लिए हो, पार्टी के साथ या कैंडिडेट के साथ, इस तरह कमीशन इस चीज़ के लिए भी ज़िम्मेदार है कि वो मीडिया के साथ भी कंसल्टेशन में रहें, सिक्योरिटी पर्सनल के साथ भी, और इसी तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जितने भी होते हैं, वो चाहे वो मीडिया की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, ये सारा कुछ सेक्शन 233 के तहत डील होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 134 में ये पूछ रहा है, कैंडिडेट में फाइल एन इलेक्शन पिटीशन डायरेक्टली टू इलेक्शन ट्रिब्यूनल। कोई भी बंदा जो है इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन पिटीशन दायर करना चाहे तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डायरेक्टली वो पिटीशन करेगा। सर ये 142वें सेक्शन के तहत आता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 में ये कह रहे हैं, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस शैल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय ECP। जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस के कागजात आपने इलेक्शन ECP को आपने दिए हैं वो स्क्रूटनाइज करेगा और फिर वापस करेगा। कितना ये किस सेक्शन के तहत डील होता है, ये सेक्शन 136 के तहत डील होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह 136वें नंबर क्वेश्चन में ये पूछे कि अगर कोई बंदा ये इलेक्शन एक्सपेंसेस ECP को अरसाल ना करे, इसमें फ़ेल हो जाए, तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो ये सेक्शन 174 और सेक्शन 183 के तहत इसको डील किया जाएगा। सेक्शन 174 में जो है ये इस पर यह पाबंदी लगाई जाएगी कि इन्हें करप्ट इल्ज़ामात इस पे लग जाएंगे कि इसने जो है गलती की है या इसने जो है जुर्म किया है, ये जुर्म का हकदार करार पाया है, तो ये पेनल्टीज़ इस पे लगेगी। तो 174 नंबर सेक्शन के तहत जो इस पे पेनल्टी लगेगी वो होगी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना, या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर इस तरह सेक्शन 183 के तहत 2 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये इसके तहत डील हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन में 137 में ये पूछ रहे हैं,
A direct monitoring team of the ECP shall monitor election expenses. इनका अपना एक टीम भी होता है जो इलेक्शन एक्सपेंसेस का जायज़ा लेता है. ECP में इम्पोज फाइन्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द एक्ट और रूल्स. अगर आपने एक्ट और इसके रूल्स की वायलेशन की है तो फ़ाइन आप पे लग सकता है, और ये फ़ाइन किस सेक्शन के तहत होगा? ये सेक्शन 234 के तहत. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह क्वेश्चन नंबर 138 में ये पूछ रहे हैं, कैंडिडेट नॉट बीइंग द रिटर्न कैंडिडेट ऑप्टेन लेस देन 1/4. अगर कोई भी कैंडिडेट जो रिटर्न कैंडिडेट ना हो, रिटर्न कैंडिडेट उस कैंडिडेट को कहते हैं कि जो इलेक्शन जीत जाता है, उसको रिटर्न कैंडिडेट कहते हैं. कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जो इलेक्शन उसने नहीं जीता हो और जब उसने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन के लिए वो खड़े हुए, तो उसने वोट जो है 1/4 पार्ट से भी कम वोट उसको पड़े. 1/4 पार्ट से अगर किसी भी कैंडिडेट को वोट कम पड़ जाए तो उसने जो पेमेंट उसने जो एडमिशन की भी होती है ECP के साथ, इलेक्शन के अपना एक एडमिशन सा होता है 40,000 का, फिर वो 40,000 उसको वापस नहीं किए जाएंगे, एज अ फ़ाइन के तौर पे उससे काट दिए जाएंगे, उसको जुर्माना किया जाएगा. ये सेक्शन 61 के तहत होता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 139 में पूछ रही ECP शेल प्रिपेयर अ जेंडर डिसएग्रीगेटेड स्टेटमेंट ऑफ वोटर्स शोइंग द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय मैन एंड वुमेन एट दी पोलिंग स्टेशन. किसी भी पोलिंग स्टेशन में वुमेन और मैन की जो वोट कास्टिंग होती है उसकी पूरी की पूरी एक तज्जिया स्टेटमेंट, एक तज्जियाती स्टेटमेंट उस पर जारी की जाती है. इलेक्शन जारी करता है कि कितने मैन के वोट्स पड़े, कितने फीमेल वोट्स पड़े हैं, और ये सेक्शन 91 के तहत होता है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 140 में ये पूछ रहे हैं इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट. ये आप खुद देख लें, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जो है किसी इलाके में कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें दो कैंडिडेट ऐसे कि जिनको इक्वल वोट्स पड़े हैं, फॉर एग्जांपल एक को भी 1 लाख वोट पड़े, दूसरी को भी 1 लाख वोट पड़े, और दोनों जो हैं, तो फिर कौन इसमें जीता हुआ तस्वर किया जाएगा? तो फिर इन दोनों को जो है रिटर्न कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा. दोनों जीते हुए कैंडिडेट कंसिडर किए जाएंगे. अच्छा जी, लेकिन ये है कि फिर दोनों के बीच लॉटरी होगी, और लॉटरी के थ्रू जो है इनका फ़ैसला होगा. हाफ़ टाइम पहले एक को दिया जाएगा, हाफ़ टाइम दूसरे को दिया जाएगा. मतलब 2.5 साल के लिए एक होगा, फिर 2.5 साल के लिए दूसरा होगा. कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा, पहले 2.5 साल के लिए कौन होगा, तो ये लॉटरी के थ्रू इनका फ़ैसला होगा. इनके बीच लॉटरी होगी, और लॉटरी में दोनों का हाज़िर होना ज़रूरी होता है. अब ये कौन सा सेक्शन कह रहा है? ये सेक्शन 97 के थ्रू ये सारा कुछ डील होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इस तरह क्वेश्चन नंबर 141 में ये पूछ रहे इफ़ द विक्ट्री मार्जिन बिटवीन द रिटर्न कैंडिडेट्स, अगर रिटर्न कैंडिडेट्स और इस तरह रनर अप कैंडिडेट के बीच जो इलेक्शन मार्का जो हुआ है उसका अगर टर्न आउट 5% से कम हो, मीन्स फ़र्क बहुत कम आ रहा है दोनों के बीच वोट का, टोटल वोट के मुकाबले में 5% से कम आ रहा है, तो फिर वोटिंग की रिकाउंटिंग हो सकती है. वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन को या रिटर्निंग ऑफिसर को एक खत के थ्रू लिख सकते हैं कि हमारी वोट की रीटोटलिंग की जाए या दोबारा उसकी गिनती की जाए, और ये सारा कुछ सेक्शन 95 के थ्रू डील होता है. इस तरह क्वेश्चन नंबर 142 में ये पूछ रहे हैं while scrutinizing a nomination paper returning official should not ask any question. अच्छा, ये क्वेश्चंस आप खुद देख लें, कंफर्म कर लें किसी वकील से या किसी एक्सपर्ट से. मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, एक बार इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये सेक्शन 62 है. अच्छा जी, इस क्वेश्चन नंबर 143 में पूछ रहा है पर्सन विद एनी फिजिकल डिसेबिलिटी हु इज़ अनेबल टू ट्रैवल एंड होल्ड्स अ नेशनल ID कार्ड. जो बंदा मजूर हो, नादरा से उसको जो है डिसेबिलिटी का, उसके CNIC पे डिसेबिलिटी का सिंबल हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके पास हो, ये यहाँ तक कि वो चल नहीं सकता, ID कार्ड भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर उसको एक ख़ास किस्म का बैलेट दिया जाता है जिसको पोस्टल बैलेट कहते हैं, और पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दर्ज कर लेता है. और ये सारा कुछ इसका ज़िक्र जो है ये सेक्शन 93 में है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 144 में ये कह रहे हैं, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ECP जो है पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, और पायलट प्रोजेक्ट किसके लिए होता है? ये बायोमेट्रिक वोटर्स के लिए भी होता है, और इसी तरह जितने वोट पड़े हैं किसी भी हल्के में उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी होता है. और अगर बाहर की दुनिया में पाकिस्तानी हो, उन्होंने इलेक्शन फ़ाइल करनी हो या इलेक्शन कास्ट करनी हो, तो उनके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाता है. और ये प्रोजेक्ट, इसके सारे डिटेल गाइडलाइंस वगैरह ये किस सेक्शन के थ्रू डील होते हैं? ये 103 सेक्शन 103 के थ्रू ये सारा कुछ होता है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 145 में पूछेगी ECP में ऑल्सो अंडरटेक पायलट प्रोजेक्ट फॉर वोटिंग बाय ओवरसीज़. ये भी मैंने बता दिया कि पायलट प्रोजेक्ट जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी हो सकते हैं, और ये 94 नंबर सेक्शन के थ्रू डील होता है. क्वेश्चन नंबर 146 में पूछ रहे ऑल इलेक्टेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ काउंट
इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो काउंट के स्टेटमेंट हो, बैलेट पेपर के स्टेटमेंट्स हो, और इसी तरह अच्छा बैलेट पेपर एक्सेप्ट बैलेट पेपर्स नहीं दिखाते इलेक्शन कमीशन, उसका जो है वो सेक्रेटरी का जाता है। बाकी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हो वो पब्लिकली होते हैं, उसको पब्लिश करते हैं और कोई भी उसको चेक कर सकता है इनके ऑफिशियल्स वेबसाइट्स पे, ये पब्लिकली फिर पब्लिश कर लेते हैं। और ये सारा कुछ किस सेक्शन के थ्रू होता है, ये सेक्शन 100 के थ्रू होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 147 में ये पूछ रहे हैं ECP शेल रिटेन इलेक्शन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन टेम्पर एविडेटेड सील्ड बैग्स। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो ECP उसको एक टेम्पर एविडेंट सील्ड बैग्स में रखते हैं, एक प्रॉपर स्टोरेज में रखते हैं, एक प्रोप्रिएट प्लेसेस में रखते हैं, ताकि किसी किस्म की ख़राबी या किसी किस्म को नुकसान उसको ना पहुंचे। ये सारा कुछ सेक्शन 99 के थ्रू डील होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 148 में ये पूछ रहे हैं अल्टरनेशनल इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशनड एंड अगर इलेक्शन प्रोग्राम मुलतवी करना हो, तब्दील करना हो या कुछ भी इसके साथ करना हो तो ये सेक्शन 58 के तहत सब कुछ होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149 में ये पूछ रहे हैं इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग इज मेंशनड, अगर वोटिंग की सेक्रेसी के साथ कोई इंटरफेयर कर, कोई मुदाखलत करे तो उसको सेक्शन 178 के तहत डील किया जाएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 150 में ये पूछ रहे हैं एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट इज मेंशनड, अगर किसी भी कैंडिडेट को आप एडवर्सली अफेक्ट करते हैं चाहे किसी भी थ्रू किसी भी ज़रिए से हो तो उसको सेक्शन 179 के तहत डील किया जाएगा। और आज की वीडियो का आखिरी सवाल, जबकि इस एक्ट का भी आखिरी सवाल, हमारे एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ECP का जो एक्ट है 2017 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल जो है वो 151 नंबर है। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, एक ख़ास पीरियड होता है इसमें पब्लिक मीटिंग्स पे पाबंदी होती है और ये सारा कुछ सेक्शन 182 के तहत डील होता है। दोस्तों ये MCQ स्पेशली इलेक्शन ऑफिसर का जो टेस्ट आ रहा है मार्च के महीने में, ये उसके लिए भी है। और ऐसे बहुत सारे टेस्ट CSS PMS वगैरह कि जिनमें ECP का एक्ट से MCQs उठाए जा सकते हैं, ये MCQs स्पेशली उनके लिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, खुद भी सीखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद MCQs आप तक पहुँचे। इसी तरह तीनों आइन, अब इसके बाद आइन की बारी है, 156 का आइन, 73 का आइन और 62 का आइन, उसके MCQs आपके साथ शेयर होंगे। तो मज़ीद अपडेटेड के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।